Pranam everyone, I am Pinky Sivas. Today I am here to explain chapter number 4, 8th standard CBSE. The chapter is from Geography. Name of the chapter is Agriculture. In this chapter we are going to know about the various types of agriculture we have in our country and various types of crops being grown in our country. So let's start the chapter. गुरप्रीत, माधो एंड टीना, ये जो तीन बच्चे हैं, दे वर वॉकिंग थ्रू द विलेज, वो गांव में से जा रहे थे एंड दे सॉ ए फार्मर टिलिंग द लैंड. द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग वीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर टू द सॉइल. फार्मर ने उनको बताया कि उसने अभी भी अपने खेतों में खाद डाली है ताकि खेत ज़्यादा फर्टाइल बन जाए. और उसने बच्चों को ये भी बताया कि दैट वीट वुड फेच ए गुड प्राइस इन द मंडी, कि जो गेहूँ अपने खेत में उगाने जा रहा है उसको बेचने से उसको मंडी में बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और बाद में उस गेहूँ को फैक्ट्री में ले जाया जाएगा, उससे ब्रेड और बिस्किट बनाए जाएंगे उसके आटे से. This transformation from a plant to a finished product involved 3 types of economic activities. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट से कि प्लांट से जो तैयार चीज़ें बनाई जाती हैं, इसमें 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें इंक्लूड होती हैं वो सारी चीज़ें विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जिनको हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हम लेकर बनाते हैं, उनसे उनका प्रोडक्शन करते हैं. एग्रीकल्चर है, फिशिंग है एंड गैदरिंग या फिर जंगलों से चीज़ों को इकट्ठा करना, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है. माइनिंग हो गया, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ के. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है दीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें हमने प्राइमरी से ली हैं उन्हीं चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है, अलग अलग प्रक्रियाओं के थ्रू गुजारा जाता है. जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है, बेकिंग ऑफ ब्रेड है, कपड़े का बुनना है, ये कुछ एग्जांपल हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के. टर्जरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों, जो पहली प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. जैसे तैयार चीज़ों को मंडी में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, या तैयार माल को फिर फैक्ट्रियों से निकाल के मार्केट तक पहुंचाया जाता है. व्यापार है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टाइजिंग है. दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर जो है इट इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी और इसके अंदर शामिल है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रीयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. रीयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक का मतलब है पशुओं को पालना. इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन, पूरी दुनिया में जो 50% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. 2/3 भारत की जो लगभग 2/3 पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहती है अपनी लाइवलीहुड के लिए. फेवरेबल, अब एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल टोपोग्राफी चाहिए, सॉयल है, क्लाइमेट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्रीकल्चर में. लैंड ऑन विच, जिस ज़मीन के ऊपर क्रॉप्स को उगाया जा रहा है उसको कहा जाता है आरेबल लैंड. इन द मैप, यहाँ पर मैप 4.1 दिया गया है. यू कैन सी द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इज़ कंसनट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एग्जिस्ट. कि यहाँ पर जो मैप दिया गया है इसमें जो आप ग्रीन वाला पार्ट जो देख रहे हैं वो दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरेबल लैंड, कि जिस एरिया के ऊपर खेती बाड़ी की जाती है. आप देख सकते हैं कि ये उन जगहों पर सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी को शो कर रहा है जहाँ पर खेती बाड़ी के लिए फेवरेबल कंडीशंस अच्छी हैं. मीन्स ज़मीन, मिट्टी, जो सॉइल है जो वो फर्टाइल है और क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं, उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहाँ पर अच्छा होगा. तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं. उसके बाद है डू यू नो में एग्रीकल्चर दिया गया है. एग्रीकल्चर है, फिर सेरीकल्चर है, पिसिकल्चर है, विटीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है. एग्रीकल्चर मीन्स द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ कल्टिवेशन, की ज़मीन को जोतना और क्रॉप्स को ग्रो करना, उसके साथ साथ लाइव स्टॉक जो हमारे पशु हैं उनका भी पालना, इसको हम फार्मिंग कहते हैं. सेरीकल्चर जो होती है सिल्कवर्म को रियर करना होता है. इसमें इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर. इससे जो सिल्कवर्म जो होता है, जिसके जो राल होती है उससे वो सिल्क का धागा बनाया जाता है, इससे जो फार्मर है उसकी जो इनकम होती है वो बढ़ती है. पिसिकल्चर जो होती है, फ़िश जो होती हैं, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, स्पेशली बनाए गए जो टैंक्स और पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर फ़िश की ब्रीडिंग की जाती है. फिर है विटीकल्चर, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स.
और हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स हैं, इनको कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रो करना, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फिर है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर फॉर फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट द ए सिस्टम। एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो है उसको वो एक सिस्टम के तौर पे हम देख सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे इनपुट्स चाहिए, बीज है, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी है एंड लेबर। उसके साथ साथ जो लेबर है वो भी चाहिए। जैसे यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, द फार्म सिस्टम ऑफ एन आरेबल फार्म। सबसे पहला जो किसान है वो इनपुट्स में क्या क्या है, जो चीज़ें हमें खेती बाड़ी करने के लिए चाहिए, मशीनरी चाहिए हमको, सीड्स चाहिए, केमिकल चाहिए। उसके बाद प्लोइंग है, सोइंग है, स्प्रेइंग है। उसके बाद लास्ट में हमारी क्रॉप्स आउटपुट के तौर पर हमको मिलेंगी। फिर है ह्यूमन इनपुट्स में क्या क्या है? फिजिकल इनपुट्स हैं, सनशाइन है, टेम्परेचर है, सॉइल है, स्लोप है, रेनफॉल है, ये है। उसके बाद ह्यूमन इनपुट्स में क्या आएगा? स्टोरेज किया जाता है जो भी प्रोडक्शन हुआ है खेत में, लेबर, उसके बाद मशीनरी हमको यूज़ करनी है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स हमको यूज़ करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व आर, ये जो कुछ ऑपरेशंस हैं, प्लोइंग है, सोइंग है, इरिगेशन है, वीडिंग है, खेत में हल चलाना है, बीज बोना है, सिंचाई, पानी देना है फसलों को, वीडिंग मतलब जो खरपतवार होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ, उसको निकाल दिया जाता है, हार्वेस्टिंग। ये द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड, आउटपुट क्या निकलेगा उसमें? क्रॉप्स हैं हमारी, वूल है, डेयरी प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है, ये सारे प्रोडक्ट हमको एज ए आउटपुट मिलते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितनी तरीके की फार्मिंग हम लोग करते हैं हमारे देश में। फार्मिंग जो है इट इज़ प्रैक्टिस इन वेरियस फेज, अलग अलग पूरी दुनिया में इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। वो डिपेंड करता है किसी भी जगह की जोग्राफिकल कंडीशन पर, वहाँ की डिमांड क्या है प्रोड्यूस की, उसके साथ साथ लेबर और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी किसी भी जगह पर कैसी है। फार्मिंग कैन बी क्लासीफाइड, इसको हमने 2 मेन टाइप्स में क्लासीफाई किया है यहाँ पर, सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? गुजारा, निर्वाह करना। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है इसको प्रैक्टिस किया जाता है फार्मर की फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ट्रेडिशनली यहाँ पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मेन मकसद क्या है इसका? कि बस किसान का और उसके परिवार का गुजारा चल जाए, और इसीलिए वहाँ पर टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। जो हाउस होल्ड, घर परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एज ए लेबर काम करते हैं वहाँ पर, और इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल, ताकि जो भी उनका छोटा सा खेत है उसमें से इतना आउटपुट हो जाए ताकि उनका गुजारा चल जाए। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसको भी क्लासीफाई किया गया है दो टाइप में, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? फार्मर कल्टीवेट्स, जो फार्मर है वो एक स्मॉल प्लॉट को कल्टीवेट करता है, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करता है और लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करता है। क्लाइमेट विद द लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग और मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट। क्लाइमेट जो होती है मतलब अलग अलग सीजन्स जो होते हैं उसके हिसाब से, और जो अच्छी सनशाइन होती है, ज़मीन भी अच्छी फर्टाइल होती है, इसके हिसाब से फार्मर जो होता है वो उसी सेम जगह पर साल में 2 फसलें उगाने में कामयाब होता है। राइस जो है वो यहाँ की मेन क्रॉप इस तरीके से मानी जाती है। दूसरी क्रॉप में क्या आ जाएगा? वीट है, मेज़ है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स हैं, ये सब आ जाएगा। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो ऐसी जगह पर प्रेवलेंट दिखाई पड़ती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, एंड द एरियाज़ ऑफ मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। पूरी दुनिया में जो मानसून रीजन है, स्पेशली साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मानसून सीज़न आता है, तो वहाँ के जो किसान हैं वो साल में 2 फसलें भी उगा पाते हैं। फिर है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना। इट इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें क्या क्या आएगा? शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? इट इज़ प्रैक्टिस इन थिकली, ऐसी थिक जो गहरे वन होते हैं, जैसे अमेजन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन दीज आर द एरियाज ऑफ हैवी, ये कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, एंड क्विक रीजनरेशन, और जो वेजिटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रीजनरेट होती है। ए प्लॉट ऑफ लैंड, इसमें क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, किसी ज़मीन के एक टुकड़े को साफ़ किया जाता है, उसके पेड़ों को हटा दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है पेड़ों को, ताकि उसकी जो राख होती है उसको ज़मीन में मिला दिया जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए, जिससे कि
जो फसल है वो बहुत ज़्यादा, जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग फसलें हैं, जैसे कि मेज़ है, यैम है, पोटैटोज़ है, काशवा, दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन आफ्टर द सॉइल लूजेज। एक बार जब ये ज़मीन अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है, जो लैंड है उसको खाली छोड़ दिया जाता है, और जो कल्टीवेटर होता है वो नई जगह की तलाश में आगे बढ़ जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो, इसको दूसरा भी इसका नाम दिया गया है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है पूरी दुनिया में। जूमिंग जो है भारत के ईस्ट इंडिया में इसको कहा जाता है, मिल्पा इसको कहा जाता है मैक्सिको में, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, लद्दाख इसको कहा जाता है मलेशिया में। तो पूरी दुनिया में इस तरीके की कल्टीवेशन होती है, तो नाम उसके अलग अलग रखे जाते हैं। नोमैडिक हर्डिंग क्या है? ये इट इज़ प्रैक्टिस इन सेमी आरिड, ऐसे शुष्क इलाके या अर्ध शुष्क इलाके जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम बारिश होती है, जैसे कि सहारा है, सेंट्रल एशिया है, कुछ भारत के कुछ पार्ट्स हैं जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, उन जगहों पर इसको किया जाता है। ये इस टाइप की जो फार्मिंग है, हर्ड्समैन मूव, जो इसमें यू कैन सी इन द पिक्चर नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स। जो हर्डर्स होते हैं, जो पशुओं के झुंड को चराने जाते हैं, वो जो हर्डर होते हैं वो अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर। जो पशुओं के लिए जो चारा होता है फॉडर, उसकी और पानी की तलाश में, और उनका एक डिफाइंड रूट होता है, उसी पर वो चलते हैं। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज, ये इस तरीके की मूवमेंट क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती हैं, वहाँ का जो टेराइन होता है वो ऐसा अच्छा नहीं होता है। उन बाधाओं के कारण उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। जैसे राजस्थान का एग्जांपल है, जहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं कि ये अपने कैमल को लेकर ये सपोज कि राजस्थान के जो ये लोग हैं, जब क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो जब वहाँ पर बारिश का सीज़न आता है तो ये वहीं पर रहते हैं। लेकिन जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है और गर्मियाँ या जो सर्दियों का सीज़न होता है, तो ये अपने पशुओं को लेकर ऐसी जगहों की तलाश में जाते हैं जहाँ पर इनके पशुओं को अच्छे से खाना या चारा मिले और उनको पानी मिले। तो इनका एक डेफिनेट रूटीन होता है, रूट होता है, उस पर वो जाते हैं। शीप है, कैमल है, याक है, गोट है, दीज आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड। इन कुछ ऐसे पशुओं को कॉमनली रियर किया जाता है। ये इन पशुओं से इनको मिलता क्या है? मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो जो हर्डर्स होते हैं उनकी फैमिलीज़ को ये सारी चीज़ें इनसे मिल जाती हैं। और कई बार ये जो हर्डर्स होते हैं ये इन सारी चीज़ों को, जिस भी एरिया में ये जाते हैं, गांव वालों को ये चीज़ें देकर बदले में उनसे अनाज या दूसरी चीज़ें वो ले लेते हैं। उसके बाद है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स हैं, दीज आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर द सेल इन द मार्केट। यहाँ पर फसलों को और पशुओं को रियर किया जाता है, स्पेशल एक पर्पज़ होता है, मार्केट में उनको बेचा जाता है, उससे पैसा कमाया जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। यहाँ पर जिस एरिया पर खेती बाड़ी की जाती है और जितना पैसा खर्च किया जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स बहुत बड़े एरिया के ऊपर खेती बाड़ी की जाती है, और जो सारा जो काम होता है वो मशीनों के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी आती है, मतलब अनाज को उगाया जाता है। मिक्स फार्मिंग भी आती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी आती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है? फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पज़। यहाँ पर जो फसलों को उगाया जाता है वो सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से यहाँ पर फसलों को उगाया जाता है। वीट है, मेज़ है, ये कॉमन कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ग्रेन है, अनाज है। मेजर एरियाज़ वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस। कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पर इस तरीके की खेती बाड़ी होती है, वो है टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। दीज एरियाज आर, ये जो एरिया हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब इन कुछ एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो कम रहती है। जो कम रहेगी पॉपुलेशन तो एरिया बहुत बड़ा मिलेगा इन लोगों को, जितने भी लोग रहेंगे। तो फार्म्स जो हैं स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में फैले रहते हैं इनके खेत। एंड सीवियर विंटर रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली ए सिंगल क्रॉप। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेट रीजन है तो उन एरिया में जो विंटर है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लंबा विंटर सीजन होता है, तो इसलिए फार्मर जो हैं वो सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को ही ग्रो कर पाते हैं। फिर है मिक्स्ड फार्मिंग। द लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग। ये जो मिक्स फार्मिंग है इसमें फूड मतलब अपने खुद के खाने के लिए जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं, पशुओं के चारा भी उगाया जाता है ताकि जो लाइव स्टॉक है, जो पशु हैं, उनको पाला जा सके।
इट इज़ प्रैक्टिस इन, इस तरीके की जो खेती बाड़ी है उसको यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में किया जाता है। फिर है प्लांटेशन। प्लांटेशन ये जो है, दीज आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन जो है वो कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है, जहाँ पर एक ही सिंगल क्रॉप को, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैशू है, रबड़ है, बनाना है, कॉटन है, उसको ग्रो किया जाता है। मतलब एक सिंगल क्रॉप को बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में जो लेबर है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है उसमें सारा काम हाथों से होता है लगभग, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर चाहिए और बड़ी मात्रा में कैपिटल यानी कि पूंजी चाहिए। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड। फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं, जैसे कि चाय है या फिर जो केला है, उसकी जो भी उससे बनाने वाले, जो उसको प्रोसेस करके जो भी दूसरी चीज़ें बनाई जाएंगी, जैसे केले के चिप्स बनाने हैं, तो जहाँ पर भी केले का बड़ा सा प्लांटेशन होगा उसके पास में ही उसकी फैक्ट्री भी होगी जहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाएगा, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो जाएं। इसके लिए द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड। बड़े प्लांटेशन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे रबड़ इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद है मेजर क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। बड़ी अलग अलग तरीके की फसलों को उगाया जाता है बढ़ती हुई जनसंख्या का गुजारा करने के लिए। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई, जो फसलें होती हैं उससे बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो बेसिकली कृषि के ऊपर ही आधारित है, उसके रॉ मटेरियल उसको मिलता है। जैसे मेजर फूड क्रॉप्स हैं, वीट है, राइस है, मेज़ है, मिलेट्स है, मिलेट्स मीन्स मोटा अनाज, जूट और कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप्स हैं। इम्पॉर्टेंट बेवरेज, जो हमारे पेय हैं, पीने वाली जो फसलें हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है। सबसे पहले है राइस जो है वो हमारी मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड में। ये स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट मतलब मुख्य आहार है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। राइस जो है उसको उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल अच्छा चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट, ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से उगता है एलुवियल, यानी कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियाँ अपने साथ में बहा कर लाती हैं, उसकी एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा और क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करता है। विच कैन रिटेन, जो पानी को अपने अंदर रिटेन करके रख सकती है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है सबसे ज़्यादा। चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा लीड करता है राइस प्रोडक्शन में। उसके बाद बारी आती है इंडिया की, जापान की, श्रीलंका, इजिप्ट। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश। दी एंड 2 to 3 क्रॉप्स, इन ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर साल में 2 से 3 बार इसको उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल में जैसे अमन, ओस, बोरो, इस तरीके से इसको नाम दिए गए हैं अलग अलग, तो वहाँ पर 2 से 3 बार साल में इसको उगाया जाता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो।